नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज आप लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को। प्यारे साथियों, ये जो शिक्षा व्यवस्था आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव अपना विकास कर सकता है। तो शिक्षा जो है ये मानव के संपूर्ण विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। कैसी है? बेहद ज़रूरी है। जो साथी चैनल पर नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मानव के संपूर्ण विकास के लिए बेहद ज़रूरी क्या है? शिक्षा है। और शिक्षा से ही कहीं न कहीं एक सभ्य मानव का निर्माण होता है, एक संस्कारी मानव का निर्माण होता है। और सभ्य और संस्कारी मानव से एक संस्कारी और सभ्य परिवार बनता है। सभ्य परिवार से एक सभ्य क्षेत्र का निर्माण होता है, कहीं न कहीं एक सभ्य जिले का निर्माण होता है, और धीरे धीरे सभ्य प्रदेश और कहीं न कहीं एक सभ्य राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमने आपको बताया कि सभ्य मानव से क्या बनता है? एक सभ्य परिवार बनता है। और सभ्य परिवार से एक सभ्य क्षेत्र बनता है। एक सभ्य क्षेत्र से एक सभ्य कहीं न कहीं जिला बनता है, और जिला से प्रदेश बनता है, और प्रदेश से कहीं न कहीं एक शिक्षित और सभ्य और संस्कारी राष्ट्र का निर्माण होता है। ये जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वास्तविकता ये लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कहीं न कहीं संवैधानिक मूल्यों को भी समझते हैं, और इनके मूल्यों को समझकर ये लोग राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब तक व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक मूल्यों को नहीं समझता है, तब तक वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान किस तरीके से दे वो नहीं समझ पाता है। और इसलिए अपने देश की उन्नति, अपने देश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है, शिक्षित व्यक्ति ये क्या करता है? कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और इसके साथ साथ संवैधानिक मूल्यों को समझकर स्वयं के तथा राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है? स्वयं के और राष्ट्र के मतलब स्वयं के, इसके बाद अपना परिवार, क्षेत्र, राज्य,
जिला, ठीक, और कहीं न कहीं कहाँ तक, राष्ट्र के विकास में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और उत्तर प्रदेश की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी वो वास्तविकता अंग्रेज़ों ने की थी। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो अंग्रेजी हुकूमत में हुई। कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ये अंग्रेजी हुकूमत में हुई। अंग्रेजी हुकूमत मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की नींव पड़ी। और 1858 की बात है, 1858 में एक कॉलेज खोला गया जिसका नाम है म्योर सेंट्रल कॉलेज। 1858 में क्या खोला गया? एक कॉलेज खोला गया, कॉलेज खोला गया और इसका नाम क्या है? सेंट्रल म्योर सेंट्रल कॉलेज, ठीक है, म्योर सेंट्रल कॉलेज। और ये कहाँ खोला गया था? ये प्रयागराज में खोला गया था। ठीक है साथियों, यहाँ पर कहीं न कहीं प्राथमिक स्तर से लेकर और स्नातक स्तर तक की शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक से लेकर स्नातक स्तर तक यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, प्राथमिक स्तर से लेकर के और स्नातक स्तर तक की शिक्षा देने का काम म्योर सेंट्रल कॉलेज में होता था। कुछ समय के बाद लगभग 1882 की बात है, 1882 के आसपास क्या होता है कि एक आयोग बनाया जाता है और जिसका नाम है 1882 में एक आयोग गठित होता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1858 में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हो गई, शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ गई, तो ये संचालित लगातार होती रही। तो इसमें कहीं न कहीं इस व्यवस्था को जांचने के लिए, इसकी कमियों को देखने के लिए, इस व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए एक कमीशन बनाया गया 1882 में, जिसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर आयोग, ठीक है, क्या नाम है? हंटर आयोग सॉरी। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर। और इस समय जो गवर्नर जो थे जिन्होंने इस आयोग का गठन किया था वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। इन्होंने इस आयोग को गठित किया और इस आयोग को गठित करने का मुख्य उद्देश्य हमने आपको बताया कि कहीं न कहीं ये जांचना था, ये चेक करना था कि जो शिक्षा व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी
आखिर वो किस तरीके से सही तरीके से संचालित हो रही है या नहीं हो रही है, या उसमें क्या कमियां हैं, उनको किस तरीके से सुधारा जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये आयोग बनाया गया था। ठीक, तो ये जो विलियम हंटर थे, विलियम हंटर, ये कहीं न कहीं एक सिविल सेवा के अधिकारी थे। क्या थे? सिविल सेवा के अधिकारी थे। और ये गवर्नर जनरल की परिषद या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के भी सदस्य थे। जो वायसराय की कार्यकारिणी के भी सदस्य थे। क्या थे? वायसराय की कार्यकारिणी के भी ये क्या थे? सदस्य थे। इन्होंने क्या किया, कहीं न कहीं अपनी सिफारिश दी। इन्होंने जांच पड़ताल की और अपनी सिफारिश दी, और अपनी सिफारिश में इन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को कहीं न कहीं स्थानीय भाषा में ही दिया जाए। इन्होंने जो अपनी सिफारिश दी, वो सिफारिश क्या दी कि जो प्राथमिक जो शिक्षा है, इसे स्थानीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए। ठीक, और इसी वजह से, इसी सिफारिश की वजह से क्या किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्राथमिक शिक्षा को इन्हीं की सिफारिश पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया जाता है, उसकी अलग व्यवस्था की जाती है। कुछ समय के बाद, लगभग 1917 की बात है, एक दूसरा आयोग बनाया गया। तो जो दूसरा आयोग बनाया गया था, ये भी कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए ही बनाया गया था, और उस आयोग का नाम क्या है? सैडलर आयोग। तो जो अगला आयोग कुछ समय के बाद बनाया गया, उसका नाम क्या है? 1917 की बात है, एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम है सैडलर आयोग। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो सैडलर आयोग है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए, उसमें जो भी कमियां हैं उनको सुधारने आदि के लिए ये बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? यहाँ लिख लीजिए कि मुख्य रूप से ये आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय ये कब स्थापित हुआ था? 1857 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को जांचने, उसमें सुधार करने आदि के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो किसके लिए बनाया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय जो 1857 में स्थापित हुआ था, उसकी शिक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए, उसमें कमियों को परखने के लिए, कमियों में सुधार करने के लिए ये बनाया गया था। तो ये जो सैडलर आयोग है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे?
इसके जो अध्यक्ष थे वो थे M.E. सैडलर, M.E. सैडलर। और इस आयोग में 2 भारतीय भी सदस्य थे। और वो 2 भारतीय कौन कौन से थे? एक तो थे, यहाँ लिख लीजिए, 2 भारतीय सदस्य थे। एक तो थे आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। ये 2 भारतीय ऐसे थे जो सैडलर आयोग में क्या थे? सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? M.E. सैडलर। ठीक है। इस आयोग ने क्या किया कि विश्वविद्यालयी शिक्षा पर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसके बारे में तो सिफारिश इसने प्रदान की, सिफारिश अपनी दी, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, इसने माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है उस पर भी कहीं न कहीं अपनी सिफारिश दी थी। तो यहाँ लिख लीजिए, जो सैडलर आयोग है, जो सैडलर आयोग है, इसने अपनी सिफारिश दी किस पर? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय इस पर अपनी सिफारिश दी। ठीक। इसके साथ साथ कहीं न कहीं इसने माध्यमिक शिक्षा पर भी अपनी सिफारिशें दी। ठीक। और इसी के साथ जो स्नातकीय जो शिक्षा थी, कौन सी? स्नातकोत्तर शिक्षा पर भी अपनी सिफारिश दी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से ये आयोग गठित किया गया था, कहीं न कहीं उस उद्देश्य से भी इसने बढ़कर काम किया और इसने माध्यमिक शिक्षा और स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपनी क्या दी? सिफारिश दी। और क्या कहा? और ये कहा कि जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है उससे कहीं न कहीं माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया जाए। क्या कहा? यहाँ लिख लीजिए फटाफट। और ये सुझाव दिया कि विद्यालयी शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया जाए। इन्होंने क्या कहा कि माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा को एकदम अलग कर दो, ये अलग अलग संचालित करो। तो इस वजह से इनको कहीं न कहीं इनकी सिफारिश पर अलग कर दिया जाता है और इन्हीं के सुझाव पर एक बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्हीं के सुझाव पर एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। किसका गठन किया जाता है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है। तो ये आपका हो गया सैडलर आयोग। तो हमने आपको क्या बताया, इसने क्या सिफारिश की? कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित तो सिफारिश इसने की ही, साथ में माध्यमिक शिक्षा पर
और स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपनी कुछ सिफारिशें दी और ये कहा कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया जाए और इन्हीं के सुझाव पर क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन होता है। ठीक है, होता क्या है, लगभग सन 1921 में, ये 1917 की बात हो गई है, 1921 की जो घटना है वो क्या है, 1921 में क्या होता है, एक माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है। 1921 में क्या होता है, एक माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है। शिक्षा परिषद 1921 का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है। और ये क्यों गठित किया जाता है, उद्देश्य इसका क्या रहता है, जो माध्यमिक शिक्षा है उस माध्यमिक शिक्षा को संचालित करने का इसका काम है, उसकी देखरेख करना, उसको संचालित करना। तो उद्देश्य में आप लिख लीजिए माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करना और उसे संचालित करना। प्यारे साथियों, एक निदेशालय का भी गठन किया जाता है और वो निदेशालय तीनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्नातकोत्तरीय शिक्षा, तीनों स्तरों की शिक्षा की देखभाल करता है। एक निदेशालय का भी गठन किया जाता है 1921 में ही। एक निदेशालय का भी गठन किया जाता है और ये निदेशालय कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और इसी के साथ उच्च शिक्षा तीनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं की कहीं न कहीं देखरेख करता है और इन्हें कहीं न कहीं संचालित करने का काम करता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, लगभग 1972 के आसपास की घटना है। 1972 में क्या होता है, तीनों प्रकार की इन शिक्षाओं के लिए हमने कौन कौन सी शिक्षाएं आपको बताई, एक प्राथमिक शिक्षा बताई, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। होता क्या है, 1972 में इन सभी स्तरों की शिक्षाओं के लिए अलग अलग निदेशालय बनाए गए और जब अलग अलग निदेशालय बनाए गए तो अलग अलग निदेशक भी बनाए गए। इनके लिए यहाँ लिख लीजिए, इन तीनों स्तरों की शिक्षाओं के लिए अलग अलग निदेशालय बनाए गए। कब बनाए गए, 1972 में बनाए गए। ठीक है, अलग अलग निदेशालय बनाए गए और अलग अलग कहीं न कहीं क्या किया गया, इसके निदेशक बनाए गए। तो इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय बनाया गया। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बनाया गया और इसके लिए क्या बनाया गया, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय। और इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई
और इसके लिए क्या हुआ, बेसिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति होती है। 1972 में ही क्या होता है, बेसिक शिक्षा परिषद का भी गठन किया जाता है। और क्यों गठन किया जाता है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसकी देखरेख के लिए 1972 में ही एक बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हो जाता है। ये 25 जुलाई 1972 की घटना है। तो होता क्या है कि 25 जुलाई 1972 में एक उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में एक बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है, और ये क्यों किया जाता है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करना, उसे संचालित करना इसका कार्य है। तो 25 जुलाई 1972 में क्या होता है, एक बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हो जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय लिख लीजिए, मुख्यालय प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। तो ये गठित हो जाता है और इसको कहीं न कहीं बाद में चलकर लगभग वर्ष 2000 में इसे संशोधित भी कर दिया जाता है। लिख लीजिए इसको, इसे वर्ष 2000 में संशोधित किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए साथियों। तब तक थोड़ा इंक इसमें डाल लेते हैं। इसे नोट कर लो फटाफट। तो 25 जुलाई 1972 को क्या होता है, एक उत्तर प्रदेश में एक बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहाँ पर गठित होता है, प्रयागराज में इसका मुख्यालय होता है। और प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था की ये देखरेख करता है। और वर्ष 2000 में क्या होता है साथियों, इसे संशोधित कर दिया जाता है, ठीक है। और 1921 में एक एक संस्था का एक गठन किया जाता है, एक परिषद गठित की जाती है जिसका नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कर दी जाती है, ठीक। ये कहाँ पर स्थापित किया जाता है, लखनऊ में, ठीक। इसका जो कार्य होता है वो कहीं न कहीं जो पाठ्य पुस्तकें आदि हैं इनका विकास करना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, और इसी के साथ कहीं न कहीं शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। इनके जो कार्य हैं वो क्या हैं कि जो पाठ्यक्रम आदि है, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, और इसी के साथ जो पाठ्य पुस्तकें आदि हैं, पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। इसी तरीके से जो कहीं न कहीं शिक्षकों को आदि को, जो शिक्षक आदि हैं, शिक्षक या शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ठीक। शैक्षिक अनुसंधान करना, शैक्षिक मूल्यांकन करना, ठीक। शैक्षिक मूल्यांकन करना, शैक्षिक अनुसंधान करना, शैक्षिक
अनुसंधान करना ये इसके मुख्य रूप से कुछ कार्य हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के। इसके अंतर्गत प्रदेश में बहुत सारी इकाइयाँ स्थापित की गई, बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की गई, जिनमें से जैसे यहाँ लिख लीजिए, इसके अंतर्गत प्रदेश में बहुत सारी इकाइयाँ या संस्थाएं स्थापित की गई। जैसे हम कह सकते हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थापित किया गया। इसी तरीके से राज्य शिक्षा संस्थान, यहाँ लिख लीजिए, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ स्थापित किया गया? ये प्यारे साथियों ये किया गया था प्रयागराज में, ठीक है। इसी तरीके से एक संस्थान है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, ये कहाँ स्थापित किया गया? वाराणसी में। इसी तरीके से एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राज्य शिक्षा संस्थान, और ये प्रयागराज में स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मुख्य रूप से हमने आपको बता दिए हैं। तो ये स्थापित किए गए थे। और इसी तरीके से 1982 के आसपास की घटना है, एक बोर्ड बनाया जाता है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। इसको साफ किए दे रहे हैं, नोट हो गया होगा। 1982 में क्या होता है? 1982 में एक बोर्ड का गठन होता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होता है। कब होता है? 1982 में। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि जो माध्यमिक स्तर के जो भी विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की भर्ती करना इसका एक मुख्य कार्य है। लेकिन इसका जो मुख्यालय ये कहाँ है? ये लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये पड़ता है प्यारे साथियों इलाहाबाद में। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद, लखनऊ में नहीं है। कहाँ है? इलाहाबाद में है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक। इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं कितने? 10। एक अध्यक्ष होता है, सदस्य 10 होते हैं। तो और उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था कि जो माध्यमिक स्तर तक के या स्तर के जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करना, ठीक। तो ये हो गया आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। और इसी वर्ष प्यारे साथियों कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। 1982 में ही क्या किया गया? 1982 में ही उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की गई, ठीक है। और इसे क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा प्राप्ति की आयु को पार कर चुके हैं,
ऐसे लोगों को जो शिक्षा प्राप्ति की आयु को पार कर चुके हैं, उन सभी लोगों को कहीं न कहीं उनको शिक्षा देना इसका मुख्य कार्य था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? ऐसे लोगों को शिक्षित करना, ऐसे लोगों को शिक्षित करना जो शिक्षा प्राप्ति की आयु को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था की जो शुरुआत हुई किसके लिए हुई कि जो लोग शिक्षा प्राप्ति की आयु को पार कर चुके हैं उन्हें कहीं न कहीं शिक्षा उपलब्ध करवाना। जो साथी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने छोटे भाइयों में या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपके कोई छोटे बड़े भाई कहीं तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। उनके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और आप स्वयं भी इसका जो है कहीं न कहीं आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें कहीं न कहीं इस विषय वस्तु से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और यूपी पीसीएस प्री और मेंस के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, उसमें तो आना ही आना है। तो ये शिक्षा प्राप्ति की जो आयु पार कर चुके हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, और इनके लिए कहीं न कहीं इन लोगों को किस प्रकार की शिक्षा इसके माध्यम से दी जाती है, ये यहाँ लिख सकते हो कि आधारभूत शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, आधारभूत शिक्षा प्रदान की जाती थी और जो कौशल विकास के लिए उन्हें शिक्षित किया जाता था। किसके लिए? कौशल विकास हेतु। कौशल विकास हेतु उन्हें शिक्षित किया जाता था या किया जाता है, लिख लीजिए। ठीक, और इसी तरीके से उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। कैसी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ठीक, तो इसके द्वारा आधारभूत शिक्षा देने का काम किया जा रहा था, कौशल विकास हेतु उनको प्रशिक्षित किया जा रहा था और व्यावसायिक शिक्षा भी उनको दी जा रही है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे एक इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।